हेलो एवरीवन। तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर सेकंड पढ़ रहे थे। चैप्टर सेकंड है एग्रीकल्चर एंड इट्स अलाइड सेक्टर्स। ठीक है, अब इसके अंदर एग्रीकल्चर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, तो हम एग्रीकल्चर का स्टेटस देख चुके हैं कि इसका हमारी जीडीपी में क्या योगदान है, जीएसडीपी के अंदर क्या योगदान है। उसके बाद में हमने इसके अंदर देख लिया था कि भाई हमारे यहाँ इसके जो सब सेक्टर्स हैं जैसे कि लाइफ स्टॉक है, फॉरेस्ट्री है, वानिकी जिसको हम कहते हैं, तो इन सब का कितना कितना योगदान है। उसके अंदर हमने देख लिया था हमारे यहाँ उत्पादन कितना हो रहा है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है खरीफ सीजन में, और वो सारी चीजें हमने देख ली थी। मेट्रिक टन, लाख मेट्रिक टन में कितना उत्पादन है खाद्यान्न के अंदर, वो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। अब इसके बाद में हमने योजनाएं पढ़नी शुरू की थी। योजनाओं के अंदर भी हमने कुछ योजनाएं पढ़ ली थी, जैसे हम कृषि से संबंधित बीज वाली योजनाएं पढ़ चुके थे और सिंचाई वाली योजनाएं पढ़ चुके थे। ठीक है, अब हम उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी वाली योजनाएं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग प्रोडक्टिविटी वाली योजनाएं स्टार्ट करेंगे। अब प्रोडक्टिविटी यानी कि आपका जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी उत्पादकता। ठीक है, अब प्रोडक्टिविटी कुल मिलाकर के आपके पास 1 बीघा खेत है, आप उसमें से मैक्सिमम कितना उत्पादन कर सकते हो कि अधिकतम, बस इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मैंने कर लिया। अब मान लो कोई 1 बोरी गेहूं उगा ले उसमें, ठीक है, और कोई उसमें 5 बोरी गेहूं उगा ले 1 बीघा के अंदर, तो वो उसकी स्किल है, वो किस तरीके से अपने खेत को जोतता है ये उस पर निर्भर करता है, किस तरह की वो खाद का प्रयोग कर रहा है, किस तरह के बीजों का प्रयोग कर रहा है, इस तरीके से कुल मिला के। ठीक है, तो इसके लिए सरकार सहायता कर रही है कि राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा उत्पादकता को बढ़ाया जा सके, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। एक नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। अब इसके नाम से पता चल रहा है इसके अंदर क्या है, तकनीकी मिशन। कुल मिलाकर के जो हमारे फार्मर्स हैं, हमारे किसान हैं, उन्हें हमें टेक्नोलॉजी तक पहुंचाना है, उन तक टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है कि फार्मर्स के पास इजीली टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल हो। ठीक है, इसके लिए मिशन शुरू किया गया, किसानों की सक्रिय भागीदारी के साथ रणनीतिक अनुसंधान और विस्तार। कुल मिला के इसको ऐसे ध्यान रखना है कि हमें टेक्नोलॉजी तक फार्मर को पहुंचाना है, इसके लिए मिशन शुरू किया गया। टेक्नोलॉजी फार्मर के पास होनी चाहिए। ठीक है, योजना बनाना संसाधनों का, कुल मिला के केंद्र राज्य का कितना 60-40 का योगदान है। कितना योगदान है 60-40 का। कब शुरू हुआ था ये मिशन, तो 2014 के अंदर ये शुरू हुआ था। ठीक है, अब इसके तहत बहुत सारे फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाए जाते हैं, उनके लिए सेमिनार आयोजित करवाए जाते हैं, अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करवाए जाते हैं, अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जाती है उन्हें, ताकि वो टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज कर करके उत्पादकता को बढ़ा सके। अब ये जो मिशन है इसके अंदर 3 सब मिशन है, 3 उप मिशन इसके तहत चलाए जा रहे हैं। कृषि विस्तार पर उप मिशन, ठीक है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ठीक है, दूसरा है बीज एवं रोपण सामग्री, सबमिशन ऑन सीड एंड प्लांटेशन। सीधी सी बात है कि सीड कैसे डालना है, किस तरीके से उसको ग्रो करवाना है। उसके बाद में एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, एग्रीकल्चर के अंदर किस तरीके से मशीन्स का मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। वैसे इसका एक चौथा उपमिशन और है, वो अपने सर्वे में ऐसे डायरेक्टली दे रखा है कि प्लांट प्रोटेक्शन। इसमें प्लांट प्रोटेक्शन भी सिखाया जाता है, किस तरीके से जो प्लांट लगाए जा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो 3 इसके सबमिशन दे रखे। कृषि यंत्रीकरण, ठीक है, तो ये है आपके कुल मिला के राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन 2014 में शुरू हुआ था। केंद्र राज्य सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40 का रेशियो है। इसके तहत किसानों को किस तक जोड़ना है, आपको टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। ठीक है, इसके 3 उप मिशन है। इसके बाद में बात करें, बहुत अलग अलग राष्ट्रीय मिशन चल रहे थे। राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन, ठीक है, नेशनल माइक्रो इरिगेशन, नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोजेक्ट, नेशनल सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कुछ एक प्रोग्राम चल रहे थे। ठीक है, इन सब प्रोग्राम्स को एक तरीके से रीस्ट्रक्चर किया गया। ये जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे थे इन्हें क्या किया गया है, रीस्ट्रक्चर किया गया, पुनर्गठन किया गया। इनका क्या किया गया, पुनर्गठन, और इसको एक नए रूप में पेश किया गया। ठीक है, ये जितने 4 कार्यक्रम हैं इनको क्या किया गया है, रीस्ट्रक्चर किया गया, और संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सतत खेती मिशन, नेशनल सस्टेनेबल। अब लास्ट चैप्टर ही अपन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा था, सतत खेती मिशन, सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब है कि फार्मिंग इस तरीके से हो कि वो किसी भी कंडीशन में एक तो सस्टेन कर जाए, कि भाई आपके रीजन को देखते हुए, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हो, क्या वहां पे सिंचाई से पानी लगता है या बारिश से पानी आता है, किस तरह की खेती कर रहे हो, कौन सा अनाज वहां पे उगाया जा सकता है या फ्रूट्स वहां पे उगाए जा सकते हैं, तो
जगह को देखते हुए खेती करना ताकि आपकी खेती लंबे समय तक सस्टेन करे। जैसे मेरे को वो यूं अपने गांधी जी वाली बातें आ जाती है कि भाई इंडिगो उगाने के लिए जब बिहार के अंदर कहा गया था कि भाई नील की खेती करो। अब नील की खेती करने से क्या है कि एक दो बार तो खेती से खूब पैसे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में क्या होता है, वो खेत समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है, फिर वो वहां की मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है। तो इस तरह की खेती नहीं कर ले कि भाई एक दो बार में तो खूब फसल हो गई, पैसे वैसे आ गए और पता चला 5 साल बाद में भूमि उपजाऊ ही नहीं रही, उतनी फर्टिलिटी लूज कर चुके। इस तरीके से खेती नहीं करनी है। तो उसके लिए राष्ट्रीय सतत खेती मिशन, नेशनल सस्टेनेबल फार्मिंग डेवलपमेंट मिशन की शुरुआत की गई है। तो अब हमें पढ़ना है राष्ट्रीय सतत खेती मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, सस्टेन करवाना है लंबे समय तक। अब ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40 का इसका क्या है, रेशियो है। क्या रेशियो है, 60-40 का रेशियो है। अब इसके अंदर 3 सबमिशन है। इसके कितने सबमिशन है, 3 सबमिशन है। अब इसके अंदर सबसे पहले है रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। रेन फेड का मतलब क्या होता है, रेन और फेड दो शब्द है। रेन फेड यानी कि बारिश से जो फीड हो रहा है, यानी वर्षा का जल जो आ रहा है वो खेत में लग रहा है और वर्षा के जल से ही खेत के अंदर फसल उगाई जा रही है, रेन फेड। अब आपको जैसे पश्चिमी राजस्थान है, दक्षिण राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, हम अलग अलग इस तरीके से राजस्थान को बांटे, पूर्वी राजस्थान है, तो सब जगह पे बारिश अलग अलग प्रकार से होती है। बारिश की जो क्वांटिटी है, सेंटीमीटर अपन ने देखा था, जैसे एवरेज पिछली बार का 500 mm के आसपास आ रहा है। तो क्या पूरे राजस्थान में इतना हुआ है, नहीं हुआ। तो क्या पूरे राजस्थान में एक जैसी फसलें उगाई जा सकती है, नहीं उगाई जा सकती। तो वर्षा आधारित जो एरिया है उसका विकास करना, कि कहां पे तो हम हॉर्टिकल्चर विकसित कर सकते हैं, कहां पर हम खाद्यान्न उगा सकते हैं, सीरियल्स उगा सकते हैं, ये सब हमें देखना है। ठीक है, ताकि हमारी खेती सस्टेन कर सके। उसके बाद में दूसरा, पहला इसके 3 सबमिशन में रेन फेड डेवलपमेंट यानी कि बारिश आधारित जो खेती है उसके एरिया को किस तरीके से डेवलप करना है, उसके लिए मिशन। उसके बाद में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये मैंने पहले ही बताया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे आपकी बॉडी का हेल्थ कार्ड बनता है कि भाई विटामिन की कितनी कमी है, हीमोग्लोबिन कितना है, क्या नहीं है, खून कैसा है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो सही है या नहीं है। वैसे के वैसे आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा मृदा, सॉइल, तो सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है, सॉइल के अंदर फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, क्या नाइट्रोजन की मात्रा पूरी है या नहीं है, फॉस्फोरस की मात्रा पूरी है या नहीं है, उस चीज को देखने में काम आता है। ठीक है, तो सॉइल हेल्थ कार्ड, आपकी सॉइल को चेक करना है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड कि भाई सॉइल के अंदर जो जो न्यूट्रिशन होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो है या नहीं है। उसके लिए 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ गंगानगर से ये कार्ड की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब कुल मिलाकर के सॉइल के अंदर क्या है और क्या नहीं है। मृदा परीक्षण सेवाओं को बढ़ावा ये जारी करने के लिए, ताकि आप सोच समझ करके पोषक तत्वों का मैनेजमेंट कर सको। 352 ब्लॉक में लागू है। अब राजस्थान में टारगेट था कि 7,20,000 आपको क्या देने हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने, लेकिन हमने टारगेट से आगे निकलते हुए 7,21,000 सॉइल हेल्थ कार्ड इशू कर दिए थे। ठीक है, सॉइल टेस्टिंग, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये आप समझ ही गए होंगे इस तरीके से। ठीक है, तीसरा क्या है, कृषि वानिकी पर उपमिशन। पहला तो है रेन फेड एरिया का डेवलपमेंट करना है कि बारिश से जो पानी आ रहा है। उसके बाद में सॉइल की चेक करनी है कि सॉइल की मृदा जो है हमारे उसका स्वास्थ्य कैसा है, उसके अंदर किसी चीज की कमी तो नहीं है। और उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा ट्री प्लांटेशन करना है, वानिकी फॉरेस्ट को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, वृक्षारोपण करना है। 2017-18 से शुरुआत की गई है। तो ये तीनों सबमिशन किसके तहत आते हैं, सतत खेती, यानी कि सस्टेनेबल हमारी जो फार्मिंग है होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट, हाँ ये देखो सूरतगढ़ से स्टार्ट किया गया था, तब माननीय वसुंधरा राजे जी हमारी मुख्यमंत्री हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद में अगला परंपरागत कृषि विकास योजना। अब परंपरागत कृषि विकास योजना जो है, इसको हमें सॉइल हेल्थ कार्ड के एक्सटेंशन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, ये भी 2015 की है, ये भी कब की है, 2015 की। इसको किसकी तरह देखना चाहिए, एक्सटेंशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड का एक्सटेंशन के रूप में। अब इसके अंदर हमें पता चल गया कि भाई हमारी जो जमीन है उसके अंदर किस चीज की कमी है, कौन सी चीज ज्यादा है, तो हमें कौन सी खेती करनी चाहिए। क्या हमें परंपरागत खेती करनी चाहिए, क्या हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहिए, उस चीज की तरफ ये लेके जा रहा है। ठीक है, परंपरागत कृषि विकास योजना, ताकि पर्यावरण, एनवायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली, देखो इसमें कई शब्द है, जैविक खेती, पर्यावरण अनुकूल होनी चाहिए, कम से कम लागत होनी चाहिए, तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए, रसायन कीटनाशकों का प्रयोग
कम करते हुए कृषि का उत्पादन। उसके लिए 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड चेक करने के बाद में कॉस्ट कम से कम करनी है, तकनीकों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, जैविक खेती की तरफ जाना है, रसायन और कीटनाशक जो है, पेस्टिसाइड्स जो है, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स, उनको रिड्यूस करना है। इस तरीके से हमें क्या करना है, खेती का विकास करना है। ठीक है, खेती में आगे बढ़ना है, परंपरागत कृषि। इसके बाद में हाँ, ये देखो योजना टुवर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये उसी का एक्सटेंशन है, मैं आपको कह रहा था। ठीक है, तो अब इसमें इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके बाद में देखो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना क्या है, तो ये आपके एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं उसके अनुसार खेती को, कृषि में निवेश को बढ़ावा देता है। कि भाई आपका एग्रो क्लाइमेटिक रीजन, अब आपके सर्वे में जैसे राजस्थान के अंदर 10 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है वो लिख रखे हैं, तो उसके अंदर अपन ने देख रखा है कि इस एग्रो क्लाइमेटिक रीजन के अंदर कौन सी फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, कौन सी नेचुरल फार्मिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन कौन से उपलब्ध हैं, नेचुरल रिसोर्सेस कौन से हैं, इस आधार पर कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ाना। जैसे आप देखो कि भाई हमारे यहाँ पे किन्नू, मतलब फ्रूट्स में देख लिया जाए तो ऑरेंजेस जो होते हैं उसकी फसल गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ होती है। अब हमें पता है कि गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है, तो अपन जैसलमेर के अंदर थोड़ी किन्नू उगाने का प्रयास करेंगे, या फिर जो ऑरेंजेस है उनको उगाने का प्रयास करेंगे, नहीं करेंगे। तो अगर हम अट्रैक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि भाई हमारे यहाँ पे क्या है, इन्वेस्टर्स आए किसके अंदर, ऑरेंजेस के फसल के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो नेचुरल सी बात है वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, गंगानगर के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। तो कृषि में निवेश को बढ़ावा देना है, किसको देखते हुए, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन और नेचुरल रिसोर्सेस को देखते हुए। इसकी शुरुआत हुई थी 2007-8 में 60-40, यानी कि सारे के सारे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हम अभी पढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि इंग्लिश हिंदी दोनों में इसी तरीके से लिखा हुआ है, इसको नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट योजना नहीं करना है, स्कीम नहीं करना है। ठीक है, टू प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अब इन्वेस्टमेंट किसके आधार पे करेंगे, तो नेचुरल रिसोर्सेस के और एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के आधार पे करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों के आधार पे। हाँ, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, सशक्त कृषि समृद्ध राजस्थान, कृषि क्षेत्र का समग्र विकास, किसानों की आय में वृद्धि करनी है। ठीक है, निवेश आएगा तो वित्तीय सहायता देनी है, ये सारी चीजें हैं कि भाई नवीनतम तकनीकों का उपयोग करना है, बेहतर बीज और आधुनिक कृषि उपकरण होने चाहिए, आप प्रभावी जन प्रबंधन, जैविक खेती को बढ़ावा देना, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार, वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, सीधी बाजार पहुंची, मेंस के हिसाब से पॉइंट्स होते हैं। तो ये सारे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के क्या है, इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागबानी मिशन। अब राष्ट्रीय बागबानी मिशन जो है ये 2005-6 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, 2005-6 में, कि ज्यादा से ज्यादा फल फूल और मसालों का उत्पादन बढ़ाना, क्योंकि ये व्यापारिक फसलें होती है। ये क्या होती है, व्यापारिक फसलें। ये अगर फूल उग रहे हैं, फल उग रहे हैं, तो तुरंत प्रभाव से मार्केट के अंदर आते हैं, कम समय लेते हैं, इनका जो उत्पादन है कम समय में हो जाता है और पैसे अच्छे दे देते हैं। ठीक है, राजस्थान के 24 जिलों में ये चल रहा है। 2005-6 में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद में उत्पादन को बढ़ाने के लिए महिला प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है, महिला प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ग्राम पंचायत स्तर पर 1 दिवसीय सिंगल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ग्राम पंचायत लेवल पर 1 दिन का, और 30 कृषक महिलाओं को प्रति प्रशिक्षण हेतु सहायता 3,000 रुपए देने का प्रावधान है। ठीक है, एंड असिस्टेंस ऑफ 3,000 पर ट्रेनिंग फॉर 30 वुमेन फार्मर्स, यानी कि महिलाओं को उत्पादकता बढ़ाने के लिए किस प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और 30 महिलाओं को अगर आप ट्रेनिंग करवा रहे हो तो उसके लिए 3,000 रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कुसुम योजना। अब ये अपन एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, अब फिर से पढ़ लेंगे कुसुम योजना। अब कुसुम योजना जो है ये इसकी स्पेलिंग इस पे मत जाना आप। ठीक है, कुसुम, कुसुम अगर आपको योजना उस तरीके से देखनी हो तो इसकी फुल फॉर्म जो है हिंदी वाले से निकल के नहीं आएगी। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म निकल के आएगी इंग्लिश वाले से, किसान, ये देखो, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, इसकी कहां से निकल के आती है, किसान, मतलब हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इंग्लिश जो टर्मिनोलॉजी है इसकी, इससे इस योजना का नाम निकल के आता है, हिंदी वाली से नहीं निकल के आता। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, 2019 के अंदर फरवरी को ये शुरू किया गया था।
ठीक है। फरवरी 2019 में शुरू किया गया था, 2022 तक के लिए इसमें टारगेट्स थे। अब इसके टारगेट 2026 तक के लिए बढ़ा दिए गए। ये 2022 तक के टारगेट थे ना, इनको बढ़ा करके कब तक कर दिया गया है, 2026। और एग्जैक्टली टारगेट्स बढ़ा दिए गए हैं 31 मार्च 2026 तक के लिए। कितने, 30 नहीं है, अब ये है 34.8 गीगावाट या 34,800 मेगावाट तक की सौर क्षमता प्राप्त करने के लक्ष्य में वृद्धि करनी है। अब देखो इसके अंदर क्या कितने कंपोनेंट है। अब ये सौर ऊर्जा, मैं आपको फोटो वोटो नहीं बनी हुई, मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ। कुसुम योजना जो है, कुल मिलाकर के जो हमारा किसान है उसे ऊर्जादाता के साथ, अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता बनाना है। अन्नदाता के साथ साथ क्या बनाना है, ऊर्जादाता बनाना है। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसके 3 कंपोनेंट बनाए गए, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। 3 कंपोनेंट में क्या है, तो सबसे पहला कंपोनेंट तो कहता है ग्रिड कनेक्शन देना है, कि भाई किसान को लग रहा है कि मैं पूरी जमीन पे खेती नहीं कर पा रहा हूं, मेरी कुछ जमीन थोड़ी सी बंजर है, उस पर मैं सोलर लगा लेता हूं। सोलर लगा के बिजली खुद यूज कर ली, अब एक्स्ट्रा बिजली बच रही है जो मेरे खेत के काम आ गई, मेरे पर्सनल यूज में आ गई, अब ज्यादा है मेरे पास, मैं सरकार को बेच सकता हूँ, सरकार वो बिजली खरीद लेगी। अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी ऊर्जा भी दे रहा है। उसके बाद में बी क्या है, बी ये होता है कि अब कहीं पे आसपास कनेक्शन नहीं है और लाइटें टाइम से आती नहीं है, मैंने क्या कर रखा है कि भाई मैंने डीजल का पंप ले रखा है, ताकि जिसको मैं डीजल भरूं, पंप चलाऊं, पानी वगैरह दे दूं, जो भी मेरे बिजली से चलने वाले काम है वो मैं डीजल से कर लूं। ठीक है, मैंने क्या कर रखे हैं, पंप सेट लगा रखे हैं। पंप सेट कौन से वाले, डीजल वाले। अब इन डीजल वाले पंप सेटों को बदल करके कौन से, सोलर से चलने वाले पंप सेट, कौन से लेके आने, सोलर से चलने वाले पंप सेट लेके आने। और इसके बाद में पंप सेट कौन से, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। उन पंप सेटों को भी बदल के कौन से पंप सेट लाने, सोलर वाले लेके आने। ऑफ ग्रिड है एक तो, कि भाई सीधा सीधा पंप ला के रख रखा है, डीजल वाला, डीजल भरा चला लिया। एक होता है जो तार से, बिजली से जुड़ा हुआ है। इन सब को बदल के सोलर में लाना है। 3 कंपोनेंट है, एबीसी अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तो किसान ने कहा साहब वैसे ही आप खुद देख रहे हो ज्यादा स्थिति अच्छी है नहीं, ठीक है, 2022 तक 2 गुना कर देंगे, अभी तक ऐसे कोई 2 गुना जैसी बात तो आई नहीं है कि किसानों की आय क्या हो गई हो, 2 गुना हो गई हो, रोज आंदोलन चल ही रहे हैं, आपको भी दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है, तो वैसी बात है। तो यहाँ पे पैसे कहाँ से लाएंगे, कह रहे हो सोलर लगा लो, कहाँ से लगा लो सोलर। तो सरकार ने कहा चिंता की कोई बात नहीं है, हम क्या दे देंगे, सब्सिडी दे देंगे। तो कहा कितनी दे दोगे साहब सब्सिडी, है कोई लिमिट तो होती है कि हाँ सब्सिडी हम देंगे 30%, केंद्र सरकार ने कहा। तो केंद्र ने 30 कहा तो राज्य ने कहा लो 30 हमारी भी दे देंगे। फिर भी किसान ने कहा 40% बाकी है। कितनी बाकी है, 40% बाकी है, उसका क्या करूं। तो कहा कि 30% बैंक से लोन दिला देंगे, चुका देना धीरे धीरे, और 10% खुद के पैसे लगा लो। इस तरीके से 100% की फंडिंग पूरी हो जाएगी। 100% में सेंटर दे देगा 30%, स्टेट दे देगा 30%, बैंक से लोन दिला देंगे कितना, 30%, और उसके बाद में जो 10% बच रहा है वो तो दे दो। कहा ठीक है ये मैं खुद दे दूंगा, बाकी इनका इंतजाम करवाओ। तो इस तरीके से कुछ इसका क्या है, फंडिंग पैटर्न है। ठीक है, हाँ 60% तो अनुदान है केंद्र और राज्य, 30% बैंक से लोन, और 10% क्या देना पड़ेगा, खुद देना पड़ेगा। अब 30 से 10 हॉर्स पावर क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों की स्थापना करनी है, कंपोनेंट बी कहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुसुम योजना 2 जगह अपन पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये योजना इस तरीके से 2019 में शुरू की गई थी। अब देखो तो ये एक सेगमेंट कंप्लीट हो गया, उत्पादकता वाला, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमारे पास अलग अलग क्या है, योजनाएं हैं। हमने कुछ मिशन चला रखे हैं, कुछ मिशन वो हैं जिनसे किसको जोड़ा जा सकता है, खेती से टेक्नोलॉजी को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था टेक्नोलॉजी के बाद में कौन सा है, तो सतत खेती मिशन है। सतत खेती मिशन में हमें रेनफेड एरिया, सॉइल हेल्थ कार्ड, परंपरागत कृषि, उसके बाद में देखा बागवानी के लिए मिशन चला रखा है। उसके बाद में देखा कृषि विकास योजना चला रखी है। ठीक है, और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि उत्पादन को बढ़ाया जा सके, और हमने देख लिया कुसुम योजना। अब जो हमारा अगला बड़ी हेडिंग है वो है सहायता और सुरक्षा, कि किसान जो है उसे किस प्रकार से सहायता दी जाए, सहायता व
सुरक्षा। अब नेक्स्ट जो स्कीम्स है हमारी वो कौन सी है? असिस्टेंस एंड सिक्योरिटी, फार्मर्स को असिस्टेंस और सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहले जो अपन देखते हैं जैसे कि तारबंदी, ठीक है, फेंसिंग करवानी। आपका अगर प्लॉट है या खेत है बेसिकली तो उसमें फेंसिंग करवानी। क्यों करवानी? क्योंकि आवारा पशु आ जाते हैं और फसल नष्ट कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए। ठीक है, तो ये शुरू किया गया था 2017-18 के अंदर। जैसे नीलगाय है, आवारा पशु है, निराश्रित पशु है, उनसे बचाने के लिए था। 2017-18 के अंदर इसको जब शुरू किया गया था ना, तो एक चल रहा था नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। ये एक मिशन चल रहा था और इस मिशन को के तहत यहाँ पे फेंसिंग, इस मिशन में जो पैसे आ रहे थे ना वो इसमें लगा देते थे। उसके बाद में ठीक चला। उसके बाद में 2022-23 से राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के तहत क्या की जाने लगी? तारबंदी की जाने लगी। और उसके बाद में वर्तमान में इसकी मुख्य रूप से फंडिंग कहां से आ रही है? मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से इसकी फंडिंग आ रही है और भी कई जगह से आ रही है इसकी फंडिंग। ठीक है, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है उसके भी कुछ हद तक पैसे वैसे इधर लगा के और यूज कर लेते हैं। और आगे हम देखेंगे मुख्यमंत्री कृषक साथी की भी फंडिंग कहीं और से आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये है कि फेंसिंग करनी है। 2017-18 में शुरू किया गया था। पहले तो नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम था, उससे कनेक्ट कर दिया इसको। उसके बाद में 2022-23 में राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन से कर दिया और वर्तमान में इसकी फंडिंग कहां से आ रही है? कृषक साथी योजना, और इसकी भी वैसे कृषि कोष से आ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर तारबंदी की जाती है। ठीक है, अब तारबंदी के अंदर क्या किया जा रहा है कि कोई भी किसान है, यहाँ पे ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल लिखा हुआ है ना, ये नहीं, ये नॉर्मल फार्मर है, ये इसको स्मॉल मार्जिन को काट लेना आप। ठीक है, ये सभी प्रकार के किसानों के लिए। कोई भी किसान है तो अगर आप फेंसिंग करवा रहे हो तो आपको 50% राशि सरकार देगी। आपके 10,000 रुपए लगे तो 5 मिल जाएंगे, लाख रुपए मिले तो 50,000 नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें अधिकतम सीमा है 40,000 की। एक कोई भी किसान है उसे 50% तक पैसे दे दिए जाएंगे सरकार के द्वारा, या फिर 100 रुपए मीटर, 1 मीटर फेंसिंग के 100 रुपए तक सरकार देगी, या फिर 40,000। ठीक है, टोटल के जो भी इसमें से अधिकतम है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। जो भी कम हो, मतलब अधिकतम इन द सेंस आपकी तरफ से 1 लाख रुपए लगे हैं, 50,000 आ रही है तो 40,000 जो मैक्सिमम है वही आपको दिए जाएंगे, उससे ज्यादा। और इनमें भी जो सबसे कम है, अब मान लो आपके 40,000 रुपए लगे, ठीक है, अब 40,000 रुपए आपके लग गए और सरकार देखेगी कि भाई 50% का कितना बैठ रहा है? 20,000 बैठ रहा है, तो आपको 40,000 नहीं दिए जाएंगे, आपको 20,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, समझ गए? इस तरीके से जो भी कम हो। अब जो सीमांत किसान है, अब सीमांत किसान नहीं लिख के इसमें ये शब्द लिखा हुआ है छोटे व सीमांत किसान, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब हमने देखा ही था कि मार्जिनल फार्मर किसको कहेंगे, स्मॉल किसको कहेंगे। स्मॉल मार्जिनल मतलब 2 हेक्टेयर से कम वाले। इस केस में 60%, 60% पैसा, या फिर 120 मीटर रुपए, 120 मीटर प्रति मीटर के 120 रुपए के हिसाब से, या फिर 48,000 रुपए, जो भी कम हो वो आपको दिए जाएंगे अगर आप छोटे और सीमांत किसान हो। और अगर ग्रुप में कर रहे हैं, कम से कम 10 फार्मर है और 5 हेक्टेयर लैंड, अब मान लो ये ऐसे 1 खेत है, 2 खेत, 3 खेत, 4 खेत, 5 खेत, अब 5-7 खेत के किसान एक साथ मिलकर के, और ये इन चारों पर क्या बनवा रहे हैं? अपने चारों तरफ बाउंड्री बनवा रहे हैं कि हम सब के खेत इसमें एक ही तारबंदी में प्रोटेक्ट हो जाएं। तो इस केस के अंदर 70% तक अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ठीक है, या फिर 140 रुपए मीटर या 56,000 रुपए, जो भी ज्यादा हो वो उपलब्ध करवाया जाएगा। कैसे उपलब्ध कराया जाएगा? तो डीबीटी के माध्यम से। 400 रनिंग मीटर का अनुदान किसके माध्यम से दिया जाएगा? डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, सीधे आपके खाते में पैसे पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, तो तारबंदी योजना है बेसिकली 2017-18 के अंदर शुरू हुई थी, 22-23 में राजस्थान क्रॉप प्रोटेक्शन मिशन के तहत आ गई, और अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना से इसकी फंडिंग चल रही है। तारबंदी की जाती है, ये सभी किसानों के लिए, ये छोटे व सीमांत के लिए। ये ग्रुप में अगर 10 किसान है और 5 हेक्टेयर लैंड अपना क्षेत्र को क्या करवाना चाह रहे हैं, उसके फेंसिंग करवाना चाह रहे हैं, तो 70% तक छूट दी जाएगी, डीबीटी के माध्यम से सीधा पैसा मिलेगा। अब इसके बाद में भूमिहीन किसानों को सहायता। जो भी भूमिहीन किसान है उनकी क्षमता, भूमिहीन मतलब किसान तो है, खेती करना जानते हैं, हल बाना जानते हैं, ट्रैक्टर से खेती करना जानते हैं, सारी खेती वाली चीजें जानते हैं, लेकिन खुद की जमीन नहीं, किसी दूसरे की जमीन पर क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कि ये और अच्छी खेती कर सकें, ठीक है, उसके लिए इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इनको क्या दिया जाता है? ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो 1 लाख भूमिहीन श्रमिकों को
वैसे अच्छा, भूमिहीन श्रमिकों को सहायता, बेसिकली किसान की श्रेणी में आप इसको रख सकते हो कि भूमि तो है नहीं, अब भूमि नहीं है तो किसान नहीं होंगे, तो भूमिहीन श्रमिक, ठीक है, वो किसान जो भूमि नहीं रखते हैं तो श्रमिक के रूप में किसी और के खेत पे काम कर रहे हैं, उनको 2 दिवसीय निःशुल्क परीक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण है बेसिकली, ये ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट करवाया जाएगा राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत। कौन सा मिशन है? राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। स्किल डेवलपमेंट करवाई जाएगी ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रोडक्शन दे, ठीक है। बजट 2022-23 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। इसके बाद में अगला क्या है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो है वो बेसिकली 2007-8 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। इसके बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो वीट के लिए भी है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन सीरियल्स के लिए भी है, ठीक है, वीट के लिए भी है, सीरियल्स के लिए भी है, पल्सेस के लिए भी है, गेहूं के लिए भी है। अब इसके तहत बेसिकली खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करानी कि भाई हमारे देश के अंदर कोई भूखा नहीं रहे, खाद्यान्न की कभी कोई कमी ना हो, और लोगों को जो बीपीएल धारक हैं उन्हें सस्ते में अनाज 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो अनाज उपलब्ध करवाया जाए। अब मैं ना देखो, अब लास्ट में स्कीम्स एक बार आपके एक साथ कराऊंगा, जैसे ही ये हो जाएगा 15-1 दिसंबर के बाद में स्कीम्स वाला एक पूरा सेगमेंट लिया जाएगा कि जुलाई तक की चीजें तो इसके अंदर है, जुलाई, क्योंकि 10 जुलाई को अपने बजट के बाद की पहले वाली सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे के अंदर है। अब उसके बाद में सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं चलाई है, या इन योजनाओं में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो गया है, बजट के थ्रू क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, उसके बाद में इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुआ है, वो अब स्कीम्स वाला सेगमेंट जब अपन स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर सारा डिटेल में, तो मैं वहां आपको इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे वैसे ये चैप्टर बड़ा हो रहा है तो इसको इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप ये इकोनॉमिक्स में ही पढ़ लेते हो। 2007-8 में शुरू की गई थी, केंद्र राज्य 40-60 के रेशो में दे रहे हैं, और 2011-10-11 से सारे डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के पल्सेस के अंदर क्या हो रहे हैं? कवर। दलहन के अंदर सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। जैसे कि गेहूं जो है, इसका गेहूं वाला सेगमेंट जो है, वीट वाला या सीरियल्स वाला जो है, उसके अंदर राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर नहीं होते हैं, लेकिन दलहन में सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। इसके बाद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो देखो भाई, सीधी सी बात है कि किसान फसल उगा रहा है, लेकिन कुछ पता नहीं है, प्राकृतिक आपदा आ जाए, कोई भी कारण हो जाए, पशु आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसकी फसल नष्ट हो सकती है। जैसे आप है कि आप अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराते हो, अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, आप अलग अलग चीजों का इंश्योरेंस कराते हो, अपनी हेल्थ का भी इंश्योरेंस कराते हो, ठीक है। चिरंजीवी बीमा योजना वगैरह है कि आपकी हेल्थ बिगड़ जाए तो भाई अपने पैसे कहां से लाएंगे, तो बीमा कंपनी दे देगी। वैसे के वैसे फसल है, तो फसल है तो फसल जो है उसका बीमा कराया जाता है कि भाई मैंने फसल बोली है, अब मैं इसका बीमा करा देता हूं, मेरी लाख रुपए की फसल है तो मैं इसका बीमा करा देता हूं लाख रुपए का। अगर फसल नष्ट हो गई तो मेरे तो बीमा कंपनी मेरे को पैसे देगी, और अगर फसल नहीं हुई, सही चला, तो अपने जो प्रीमियम के पैसे हैं 1500 रुपए जो भी लगे हुए हैं वो अपने गए तो गए, लेकिन कम से कम टेंशन फ्री तो है। 1500 रुपए देके लाख रुपए का नुकसान तो नहीं हो रहा। उस तरीके से सोच करके कि फसल अगर किसी कारणवश, प्राकृतिक आपदा के कारण या किसी भी कारणवश नष्ट हो जाती है तो उस केस में मुआवजा मिल जाएगा। उस उद्देश्य के साथ 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। ये खरीफ सीजन से शुरू की गई थी, ठीक है। अपन ने सीजन के आधार पर देखा था ना, खरीफ रबी, उस तरीके से। तो खरीफ सीजन 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना में खाद्यान्न फसलें, मोटा अनाज, तिलहन, वाणिज्यिक सभी प्रकार की फसलें शामिल कर ली गई, कुछ ही नहीं छोड़ा, ठीक है। जो अपन ने टाइप देखे थे ना, लगभग सब इसके अंदर कवर हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है, किसान को कितना प्रीमियम देना है और सरकार कितना प्रीमियम देगी। तो फसलें खरीफ के अंदर प्रीमियम राशि 2% है। अगर आप मान लो आपकी 1 लाख रुपए की आप कह रहे हो कि खरीफ सीजन में मेरी फसल होगी, तो इसका आपको क्या देना पड़ेगा? 2%, यानी 2000 रुपए आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। रबी के अंदर 1.5% है, और वाणिज्यिक बागवानी, कॉमर्शियल या हॉर्टिकल्चर के अंदर 5% तक प्रीमियम आपको देना पड़ता है। खरीफ में 2, रबी में 1.5, और वाणिज्यिक या हॉर्टिकल्चर के अंदर कितना है? तो 5% तक प्रीमियम आपको देना पड़ता है। इसके बाद में क्या है, भारत सरकार 2020 खरीफ से असिंचित क्षेत्र यानी कि नॉन इरिगेटेड एरियाज, ठीक है, नॉन इरिगेटेड एरियाज में मैक्सिमम प्रीमियम सब्सिडी जो है नॉन इरिगेटेड एरियाज में 30% तक, और सिंचित क्षेत्र में 25% की अधिकतम प्रीमियम पर अनुदान भारत सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो भारत सरकार कितना अनुदान वहन करेगी? तो असिंचित यानी नॉन इरिगेटेड एरिया जो है, जो सिर्फ बारिश के पानी से निर्भर है, तो उस पर तो 30% तक प्रीमियम पर अनुदान कौन वह करेगा? भारत सरकार करेगी, और बाकी 25% इरिगेटेड एरिया पर करेगी। और इसके अलावा जो अनुदान बचता है प्रीमियम वाला, वो कौन सहन करता है? तो राज्य की सरकार सहन करती है।
ठीक है, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब फसल बीमा योजना सब पर दिया जाता है, किसान सुरक्षित है, फसल बीमित है, फसल को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से फसल बीमा योजना। अब है कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और महिला सशक्तिकरण को उससे जोड़ने के लिए। अगर कोई भी महिला है, कृषि शिक्षा में अध्ययनरत छात्राओं को प्रोत्साहन राशि। अगर कोई भी महिला है, कोई भी गर्ल चाइल्ड है जो एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ाई करना चाहती है, बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहती है, एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहती है या फिर पीएचडी करना चाहती है एग्रीकल्चर के किसी टॉपिक पर, तो उनको सहायता दी जाएगी, प्रति वर्ष स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है, उच्च माध्यमिक यानी कि हायर सेकेंडरी 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर ले रहे हो तो साहब प्रति वर्ष 15,000 रुपए प्रति छात्रा को दिए जाएंगे। जो भी छात्रा है जो एग्रीकल्चर से अगर ग्रेजुएशन वो 12वीं पास कर रही है तो दिए जाएंगे। उसके बाद में अगर पीजी और यूजी बीएससी एग्रीकल्चर क्या कर रहे हो, बीएससी एग्रीकल्चर या फिर एमएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो 24,000 रुपए, बीएससी एग्रीकल्चर या ये कर रहे हो तो 24,000 रुपए। और ये पोस्ट ग्रेजुएट तो वैसे इसमें आ गया, ये पीएचडी अगर कर रहे हो तो 40,000 प्रति छात्रा प्रति वर्ष दिया जाएगा, पर ईयर है, ये क्या है, पर ईयर, इतने पैसे दिए जाएंगे पर छात्रा। ठीक है, 11वीं 12वीं में है तो 15,000 रुपए है, उसके बाद में यूजी पीजी में है तो 25,000 रुपए और पीएचडी है तो 40,000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, ये हो गए अपने अलग अलग। हाँ ये देखो ना, पीएचडी करने पर 40,000, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ ना इसको पोस्ट ग्रेजुएशन को प्लीज आप काट देना, ये आपके स्लेब प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अब अपन नया सेगमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, अपन एक नया सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। दो तरह की योजनाएं आज अपन ने देख ली है, उत्पादन से जुड़ी हुई देख ली है, उसके बाद में सुरक्षा और सहायता से जुड़ी हुई देख ली है। अब हम शुरू करेंगे नया सेगमेंट। तो हम लोग अब नया टॉपिक देखेंगे, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन की जो उत्पादन हो गया है, अभी हमने उत्पादकता देख ली, किस तरीके से सहायता सुरक्षा देनी है वो देख ली। अब है मार्केटिंग। अब जो प्रोडक्ट आ चुका है उसके मार्केटिंग के लिए, गेहूं की फसल आ गई है, सरसों आ गई है, किसी भी तरह की फसल आ सकती है, जो फसल अब आ गई है उसको किस तरीके से मार्केट में पहुंचाना है, किस तरीके से बेचना है, किसान की आमदनी ज्यादा से ज्यादा करवानी है। ठीक है, उसके लिए कृषि निदेशालय बना हुआ है, विपणन निदेशालय। ठीक है, तो इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है कि डायरेक्टोरेट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग 1974, कृषि विपणन निदेशालय 1974 में, ये बेसिकली राजस्थान के अंदर जितनी भी कृषक मंडियां हैं उनको रेगुलेट करने का काम करता है और जो भी इनके नियम होते हैं मंडीज में उसको इंप्लीमेंट करने का काम करता है। अब इसके अंदर एक ये अलग से यहाँ पे आपके लिखा हुआ है, तो प्लीज आप नोट्स में भी उस तरीके से एडजस्ट करना, फार्मर वेलफेयर फंड, कृषक कल्याण कोष 16 दिसंबर 2019 को बनाया गया था। पहले 1,000 करोड़ रुपए की राशि के साथ इसकी शुरुआत की गई थी और आज 7,500 करोड़ रुपए इसके अंदर रखे गए हैं। और ये जो एक फंड बना रखा है, ये एक फंड नहीं है, ये कई योजनाओं की फंडिंग करता है। जैसे अभी अपन ने पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पढ़ी थी, तो फसल बीमा जो योजना है उसके अंदर सरकार का जो प्रीमियम जा रहा है वो यहां से जा रहा है। उसके बाद में हमने देखा था प्रधानमंत्री कृषक साथी योजना, देखेंगे अभी कृषक साथी योजना देखेंगे, उसकी फंडिंग भी यहां से जा रही है। उसके बाद के अंदर अगर अगली जो स्कीम देखेंगे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, कि किस तरीके से एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रोसेस करके और फाइनल वैल्यूएबल गुड्स में चेंज किया जाता है, उसके अंदर जो पैसा चाहिए वो कृषक कल्याण कोष से जा रहा है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है या एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसकी बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो इस फंड के पैसे से चल रही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए सबसे पहले तो विपणन निदेशालय डायरेक्टोरेट बना हुआ है जो मंडियों को संचालित करने का काम करता है, रेगुलेशन करने का काम करता है। उसके बाद में एक फंड बना रखा है, इस फंड को 16 दिसंबर 2019 को बनाया गया था। कृषक कल्याण कोष 1,000 करोड़ का था, अब 7,500 करोड़ कर दिया है और इससे बहुत सारी अलग अलग योजनाओं में इससे पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट योजना है जो है नीति है, पॉलिसी है, 2019 के अंदर सरकार लेके आई थी, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात, यानी कि एग्रो प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उनकी प्रोसेसिंग करनी, उसके बाद में उनको एक्सपोर्ट के लिए प्रमोट करना और बिजनेस बनाना। कुल मिलाकर के जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं आप उनका प्रोसेसिंग करो, उसको फाइनल वैल्यूएबल गुड्स में बनाओ। जैसे सरसों है तो फाइनली उसको किस में कन्वर्ट करना है, तो सरसों का तेल बनाना है उसका,
ठीक है, मूंगफली है तो मूंगफली का तेल बनाना है, तो वो जो प्रोसेसिंग करके बनाया जाएगा उसके लिए नीति लाई गई है। अब वो मूंगफली का तेल बन गया, अब उसको बाहर बेचा जाए, ठीक है, देश में बेचा जाए और विदेशों में भी उसको एक्सपोर्ट किया जाए, उसका निर्यात किया जाए, उसके लिए पॉलिसी है। उसके लिए सरकार क्या योगदान दे रही है, किस तरीके से किसानों को एक तरीके से निर्यातक बनाया जा रहा है। ठीक है, अब ये पॉलिसी कब आई थी, 12 दिसंबर 2019। अब ये लाइन की कोई जरूरत नहीं है बाइट्स के अनुसार, अभी हर एक के अनुसार यही है। ठीक है, 12 दिसंबर 2019 को ये योजना लाई गई थी। अब इसके लिए क्या है कि मान लो कोई किसान है, बड़ा किसान है, या कोई गांव के अंदर किसी के पास ज्यादा जमीन है, 4-5 लोग मिल करके या कोई किसान मिलकर के क्या करे कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे ये गेहूं की फसल आ रही है, या फिर मेरे सरसों निकल रही है, या फिर मेरे मूंगफलियां आ रही है, तो मूंगफलियां आ रही है तो क्यों ना मैं एक इंडस्ट्री ऐसी सेटअप कर लूं जहां मूंगफलियों का तेल यहीं निकाल दिया जाए और सीधा तेल ही बेचा जाए। मूंगफली बेच देते हैं अपन आड़तिये को या किसी भी व्यापारी को, फिर उसको वो तेल निकालता है और तेल निकाल के बेचता है मार्केट में, अच्छे पैसे कमाता है। तो क्यों ना अपन ये शुरू करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ शुरू करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसके लिए आप डेवलप करने की सोच रहे हो, तो फार्मर फूड प्रोसेसिंग यूनिट अगर शुरू कर रहा है तो उसे 75% तक अनुदान दिया जाएगा। 75% तक उसको क्या दिया जाएगा, अनुदान, जो मैक्सिमम कितना हो सकता है 1.5 करोड़। और ये अनुदान है SC ST वर्ग के लिए। ये अनुदान किसके लिए, SC ST वर्ग के लिए। अवसंरचना विकास में, ये आपके शायद नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, तो SC ST जो वर्ग है उसके लिए कितना अनुदान है, 75% तक अनुदान दिया जाएगा, ग्रांट दिया जाएगा, और मैक्सिमम 1.5 करोड़ तक। और उसके अलावा जो भी अन्य लोग हैं उनको 50% तक अनुदान दिया जाएगा। और ये भी अधिकतम राशि तो कितनी हो सकती है, 1.5 करोड़ हो सकती है। अगर परसेंटेज के टर्म में देखें तो SC ST के लिए 75% और अन्य के लिए 50% तक इसके अंदर दिया जा रहा है। ठीक है, ये। और इसके बाद में अगर आप कोई बिजनेस यूनिट लगाने के लिए या फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए अगर किसी प्रकार का कोई ऋण लेते हो तो सरकार आपको क्या देती है, ब्याज पर सब्सिडी देती है। 5% ब्याज पर आपको सब्सिडी मिलेगी। मान लो आप एक्सपोर्ट यूनिट लगाना चाह रहे हो कि भाई मेरे को विदेश भेजना है सामान, उसके लिए पैसे चाहिए, तो आपने लोन लेकर के ऐसी व्यवस्था करी, तो आपको जो भी आपका ब्याज लग रहा है वो 10% ब्याज लग रहा है, तो आपको 5% ब्याज पर छूट मिलेगी। और 1% अतिरिक्त छूट किसे मिल रही है, SC ST महिला या युवा जो 35 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें 6% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। यानी कि कम बाकियों के कंपैरिजन में 1% ज्यादा ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, टोटल 6%। अब इसके बाद में क्या है, जो फल फूल सब्जियां के परिवहन करते हैं, मतलब जैसे मान लो जयपुर है, जयपुर के आसपास चोमू में खूब सब्जियां उगाई जाती है। ठीक है, चोमू में सब्जियां उगाई जाती है, तो चोमू से सब्जियां जयपुर में लाई जा रही है, जयपुर में लाई जा रही है। इस तरीके के अगर परिवहन के लिए कोई टैक्सी खरीद रहा है, ठीक है, 4 टैक्सियां खरीद रहा है, तो उस पर और 300 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करने के लिए या उस तरीके के लिए तो 10 लाख रुपए तक का क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये जैविक कृषि उत्पादों के निर्यात, अ ग्रांट अप टू 15 लाख पेएबल एक्सपोर्ट ऑफ प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब इसमें थोड़ा सा आपके नोट्स में थोड़ी गलती है। गलती तो क्या है, मतलब लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, तो उसको मैं आपको ठीक करवा देता हूं। देखो, 2 चीजें हैं इसमें जो ग्रांट दी जा रही है ना, आप इसको प्लीज मॉडिफाई कर लेना। जो अनुदान दिया जा रहा है, अगर आप जैविक ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है, जैविक जो प्रोडक्ट है उसके लिए अगर आप एक्सपोर्ट यूनिट लगा रहे हो या एक्सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हो, तो आपको 5 वर्षों तक 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। कितना, 5 वर्षों में 20 लाख रुपए का अनुदान। और सामान्य अगर है, कोई नॉर्मल आप खेती कर रहे हो, कोई ऑर्गेनिक जैसा कुछ नहीं है, जनरल प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो फिर आपके लिए ये है 3 वर्ष में 15 लाख रुपए। ठीक है, 3 वर्ष में कितना, 15 लाख रुपए का अनुदान आपको दिया जाएगा। तो आप ये वाली जो लाइन है इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि ये 15 lakhs पेएबल फॉर 3 years ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट एंड इन केस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स, उसके अंदर क्या होगा, तो आपको 5 साल में 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एग्रो प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एंड एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी है 2019 की। और इसका जो भी पैसे इसके अंदर दिए जा रहे हैं ना, ये सारे पैसे कहां से आ रहे हैं, तो यहां से आ रहे हैं, कृषक कल्याण कोष से आ रहे हैं। सरकार यहां से पैसे दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट कृषि प्रदर्शन। इसी के अंदर कृषि प्रदर्शन यानी कि कुल मिला के जो किसानों के उत्पाद हैं उसके लिए फेयर्स वगैरह लगाना, देखकर विश्वास करने के लिए कृषि सिद्धांत पर
कृषि प्रसाद कृषकों को खेतों पर फसल प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है, कि देखकर विश्वास करो आपकी भाई जो भी फसल है उसके लिए मेले लगा दिए एक तरीके से, ठीक है। आप देखो फसल, उसके बाद में आप खरीद रहे हो तो एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उन सारी चीजों के लिए देखो ये कोई बहुत ज्यादा वो नहीं। अब ये ऑपरेशन ऑफ एडेप्टिव ट्रायल सेंटर एंड असिस्टेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, कि भाई कि कोई भी अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाना चाहता है तो कैसे भरोसा करे कि भाई मैं ऑर्गेनिक की तरफ जाऊं। अब जैसे अपन देखते हैं श्रीलंका का एग्जांपल है, श्रीलंका में आर्थिक संकट आ गया था कुछ 2-1 साल पहले। आर्थिक संकट क्यों आया था? क्योंकि उनका ये हुआ कि अचानक से वो जैविक खेती पे शिफ्ट कर गए कि अपन तो पेस्टिसाइड्स का यूज ही नहीं करेंगे, कोई केमिकल नहीं डालेंगे, प्योरली जैविक खेती करेंगे। खेती नहीं हुई, बर्बाद होगी फसल। क्यों? क्योंकि ढंग से रिसर्च कर नहीं रखी थी, एक साथ स्विच कर दिया, गड़बड़ होगी। ऐसे नहीं करना है, ठीक है, आपको धीरे 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 शिफ्ट होना है। तो धीरे धीरे शिफ्ट होने के लिए कौन सहायता करेगा? तो हमारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे जो रिसर्च सेंटर्स बने हुए हैं, उनसे नवीनतम कृषि तकनीकों की अनुसंधान की सिफारिशों का, और सारी की सारी जो कुल मिला के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज जो हैं, वहां पे जो रिसर्च सेंटर्स हैं, उनसे हमें डेटा लेना है, और उनसे डेटा लेकर के जो एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स है, जैसे गंगानगर में अलग है, हनुमानगढ़ में अलग है, भरतपुर में अलग है, उदयपुर में अलग है, जैसलमेर में अलग है, जालौर में अलग है, तो सबके लिए एक प्रकार की जैविक खेती तो संभव नहीं है, सबके लिए अलग अलग प्रकार की जैविक खेती होगी। तो उसके लिए एडेप्टिव सेंटर्स बनाने, ताकि वहां से पता चले कि भाई इस क्षेत्र के अंदर ऐसी खेती होनी चाहिए, ठीक है। अब कुछ नहीं है, इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है, नई तकनीकों के लिए किसानों के मेले लगाए जाएंगे, जैविक खेती की उन्नत तकनीक विकसित जो की गई है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और विकसित की जाएगी इसके तहत, ठीक है। और राजस्थान राज्य बीज निगम के जो कार्यक्रम है कि बीज कैसे बनाना है, जैसे मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना अपन ने देखी थी 2017-18 के अंदर, 3 खंडों से शुरू की गई थी, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, फिर बाद में सब जगह पे शुरू कर दी गई। तो कैसे बीज बनाने हैं, वो सारी चीजों की ट्रेनिंग इनमें दी जाएगी, ठीक है, एटीसी। अब देखो इसके बाद में कृषि विपणन की अन्य योजनाएं, और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री, या राजीव गांधी अब नाम हट चुका है इसका, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, ठीक है, ये नाम चेंज कर दिया गया, राजीव गांधी जी का नाम यहाँ पे नहीं है, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। अब मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना क्या है? तो ये 2009 में प्रारंभ की गई थी, नाम बदलते रहते हैं इनके। अब कोई भी किसान है जो अपने कार्यस्थल पर काम कर रहा है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो 2 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 2 लाख रुपए तक का मुआवजा। अब किसान जो है सिर्फ वो खेत में ही काम नहीं कर रहा होता है, ठीक है, वो मंडी में जा रहा है तब भी वो काम ही कर रहा है, ठीक है, कृषकों को, खेतीयार मजदूरों को और हमालों को। अब हमाल बेसिकली टू कैर, मतलब होता है ना जो मंडी के अंदर किसान अपना सामान लेके गया, अब वहां पे कई बार होते हैं कि भाई मैं बोरियां उठा के अंदर रख देता हूँ, तो वो स्थिति के अंदर उनको कहते हैं हमाल। अगर वो भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का आर्थिक मुआवजा दिया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 2009 से शुरू की गई थी, अब 9 से शुरू की गई है, और इसके बाद में इसके अंदर किसान की अगर कार्यस्थल पे कृषक की, खेतियारी मजदूर की या फिर हमालों की अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। अब ये देखो 2 लाख रुपए तक। इसके बाद में किसान कलेवा योजना, तो किसान अपनी फसल जब मंडी पे बेचने के लिए जा रहा है सुबह सुबह, तो उसको भाई वहां पे भूख लग जाती है, तो सब्सिडाइज रेट पे सस्ती दरों पर नाश्ता उपलब्ध कराया जाता है। कलेवा मतलब सुबह नाश्ता, ठीक है, कलेवा उपलब्ध कराया जाता है 5 रुपए के अंदर, ठीक है, 5 रुपए के अंदर कृषकों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। राज्य की ए और बी श्रेणी की कृषि उपज मंडियां जो हैं, मंडी समितियां, वहां पे जनवरी 2014 से शुरू की गई है। ए बी कैटेगरी की जो समिति है वहां पे 5 रुपए में किसानों को खाना उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये देखो, इसके अंतर्गत सब्जी प्रांगण में फल बेचने आने वाले किसानों को उसके सहायक को कूपन के माध्यम से रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। ये देखो चौमू के अंदर, ये देखो मजदूरों को 5 रुपए की रियायती दर पर भोजन व्यवस्था उपलब्ध, यहाँ पे जाओ 5 रुपए में नाश्ता कर लो। अब उसके बाद में महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015। अब याद है अपन ने 4th चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने श्रमिकों के लिए, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, भवन निर्माण कर रहे हैं, उनके लिए अलग अलग योजनाएं पढ़ी थी। एक तो भवन निर्माण के अंदर खुद कृषकों के लिए, उनके परिवारजनों के लिए, इस तरीके से हमने अलग अलग योजनाएं पढ़ी थी। तो यहाँ पे भी वही है, जो राजस्थान के अंदर मंडियां हैं, उन मंडियों के अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो कृषक हैं वो काम कर रहे हैं, उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी या उनके परिवारजनों को क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, उसकी बात हो रही है।
ठीक है। तो सबसे पहले प्रसूति सहायता, प्रेगनेंसी असिस्टेंस, कि अगर 2 बच्चों तक का जन्म हो रहा है तो फिर उन्हें 45 दिन की मजदूरी दी जाएगी। अगर मैटरनिटी लीव है, बेसिकली ये प्रेग्नेंट महिला है और अगर वो छुट्टी पे जा रही है, काम नहीं कर सकती है, तो 45 दिन की उसको अनस्किल्ड वर्कर जो होता है, अपन ने अनस्किल्ड की मजदूरी दरें पढ़ रखी है, 259 रुपए थी, अब बढ़ चुकी है। अनस्किल्ड जो है, तो अनस्किल्ड लेबर की 45 दिन की मजदूरी दी जाएगी। ठीक है। और इसी के साथ अगर पिता है तो उसे 15 दिन की मजदूरी दी जाती है। पिता को कितनी दी जाती है? पैटर्नल असिस्टेंस के नाम पे 15 दिन की और महिला को 45 दिन की। अब देखो विवाह सहायता, अगर कोई महिला श्रमिक है, उसकी खुद की शादी है तो 50,000 रुपए दिए जाएंगे। महिला श्रमिक है, खुद की शादी है तो 50,000 रुपए। अगर कोई महिला श्रमिक है तो उसको तो मिल गया 50,000 रुपए। उसके बाद में 2 पुत्रियों तक के विवाह के लिए 50,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर 2 पुत्रियां हैं तो बस ऐसे नहीं, 5 पुत्रियां तो सब में मिल जाएंगे, 2 पुत्रियां तो 50,000 रुपए। उसके बाद में स्कॉलरशिप, अगर मंडी श्रमिक है और उनके बच्चों के 60% से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो उन्हें क्या दिया जाएगा? स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके बाद में चिकित्सा सहायता, गंभीर बीमारी पर मेडिकल असिस्टेंस, सीरियस इलनेस पर 20,000 रुपए तक, जैसे कैंसर हो गया, हार्ट अटैक आ गया, किडनी में दिक्कत है, लिवर में दिक्कत है, ये चीजें लिख रखी है, कैंसर, हार्ट अटैक, लिवर, किडनी, तो 20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अब ये पितृत्व अवकाश 15 दिन, यहाँ मैंने बता ही दिया 15 दिन। तो महात्मा ज्योतिबा फुले, ठीक है, मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015 में शुरू की गई है और इसके तहत जो मंडी में श्रमिक काम कर रहे हैं उन्हें विभिन्न प्रकार की क्या दी जाती है? सुविधाएं दी जाती है। मैटरनिटी असिस्टेंस है, पैटर्निटी असिस्टेंस है, स्कॉलरशिप है और विवाह के अंदर सहायता दी जा रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके बाद में हाँ, ये तो चलो अलग तरीके से इसकी डॉक्यूमेंट है, 2015 के अंदर आई थी। ये योजना 11 अप्रैल 2015 से प्रभावी हुई है। कब से प्रभावी हुई है? तो 11 अप्रैल 2015 से पूरी तरीके से ये क्या है? प्रभावी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। कृषक उपहार योजना, तो भाई देखो ई नाम का पोर्टल है, ई नाम पोर्टल है। अगर कोई भी जो किसान है वो क्या कर रहा है कि वो अगर अपने उत्पाद को बेचने के लिए मंडी में जा रहा है, अब उत्पाद को बेचने के लिए अगर वो मंडी में जा रहा है तो उसके अंदर उत्पाद बेचने के बाद में ना, अगर 10,000 से ज्यादा का उत्पाद बेच रहा है और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अगर हो रहा है तो वो उसको कूपन मिलेगा 10,000 पर। हर एक 10,000 पर 20,000 बेचे तो 2 कूपन मिल जाएंगे, 30,000 और 3 कूपन, हर 10,000 पे 1 कूपन दिया जाएगा। और इस कूपन का वो मंडियों में या अलग अलग जगहों पे होता है ना कि भाई जैसे आपको मिल जाते हैं, जब आपने पेटीएम पे पेमेंट कर दिया तो कैशबैक में आपको मिंत्रा कूपन मिल गया, उस तरीके से है कि भाई अगर डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कृषक उपहार योजना है, मंडी में जब वो बेचने के लिए जा रहा है। ठीक है, जनवरी 2022 से शुरू की गई है। हाँ, उपहार राजस्थान किसान निकाली गई। अब इसमें लॉटरी निकलती है, हाँ, ऑनलाइन लॉटरी निकलती है। प्रथम पुरस्कार वाले को 2.5 लाख रुपए मंजीत पाल कोटा को मिला है। ओके, हाँ, ये तो अभी रिसेंट ही है। और उसके बाद में द्वितीय पुरस्कार 1,50,000 शाह मोहम्मद को मिला है और तृतीय पुरस्कार 1 लाख रुपए प्रभुलाल उदयपुर को मिला है। ये आपने करंट में भी देखा होगा, विजेता कृषक। ठीक है, 1,000 रुपए, 10,000 से ऊपर का अगर बिक्री कर रहे हैं तो उनको कूपन दिया जाता है। ठीक है, ऑनलाइन लॉटरी निकलती है। इसके बाद में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। अब देखो देश के अंदर फूड प्रोसेसिंग, अभी मैंने जैसे बताया मूंगफली है, अब मूंगफली बीकानेर में लग रही है ज्यादा, गंगानगर में लग रही है, अब वहां पे उस मूंगफली से तेल निकाला जा रहा है। अब तेल निकाला जा रहा है ना, उसके लिए मान लो स्कैटर्ड है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अब आप किसान हो, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे तो मैं मूंगफली बेचूं और मंडी में बेच दी, या फिर कहाँ पे इसका फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा हुआ है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है बहुत ज्यादा। फूड प्रोसेसिंग वाला सेक्टर क्या है? बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाए टू अपग्रेड दी अनऑर्गेनाइज्ड फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इन दी कंट्री। ठीक है, अनऑर्गेनाइज है, इसको ऑर्गेनाइज करना, चैनलाइज करना। ठीक है, इसके लिए नोडल एजेंसी राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड। ठीक है, नोडल एजेंसी क्या है? कृषि विपणन बोर्ड। अभी हमने देखा था कब क्या देखिए रखा है, बन चुका है। अब उसके बाद में सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 60-40 का रेशियो है। साल की कार्य अवधि, अब साल की कार्य अवधि नहीं है, ये गलत लाइन अलग लिखी हुई है। ये जो काम है इसको ऑर्गेनाइज करने का जो काम किया जा रहा है कि कुल मिला के अपग्रेडेशन करना है और ऑर्गेनाइज करना है। किसको? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को।
ठीक है। जो खाद्य प्रसंस्करण है यानी कि मूंगफली से तेल निकाल रहे हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, उसके लिए 5 वर्ष की ये योजना है, 2021 से लेकर के 2024-25 तक 5 साल की अवधि के लिए। ये थोड़ी सी लैंग्वेज अजीब लिखी हुई है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। राजस्थान के अंदर राजस्थान स्टेट मार्केटिंग बोर्ड जो है उसको इसका क्या बना रखा है, तो नोडल विभाग बना रखा है। ठीक है जी। इसके बाद में हाँ, प्रधानमंत्री सूक्ष्म उद्योग एक जिला एक, अब ये देखो एक जिला एक उद्योग की 4 दिसंबर को नई पॉलिसी आने हैं। 4 दिसंबर 2024 को नई पॉलिसी आएगी इसकी, ये अपन बाद में पॉलिसीज में पढ़ेंगे। ये क्षमता निर्माण और ये सारी चीजें की जा रही है। सामान्य अवसंरचना में सहायता देनी है। ठीक है। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको सहायता देनी है। SHG को पूंजी उपलब्ध करानी है, पैसे देने हैं, ब्रांडिंग करनी है, प्रशिक्षण देना है और उनका क्षमता निर्माण करना है। ठीक है। इस तरीके से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। अब देखो सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना, महिला जो किसान है उन्हें क्या करना है, सशक्तिकरण करना है। तो इसके अंदर है कि वो महिला किसान जो 50,000 से ज्यादा का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करती है, मतलब UPI से पेमेंट कर रही है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रही है, कृषि उपज के विक्रय के पश्चात ई भुगतान प्राप्त करने के लिए। ठीक है। ई भुगतान प्राप्त देना नहीं लेना, DBT जो होता है कि भाई आप अपनी फसल बेच के आए हो, महिला कृषक है, कोई किसान है जो अपनी फसल बेच के आई है, अब बेच के आने के बाद में वो कहे पैसे दो, कैश रोकड़ा नहीं चाहिए साहब, क्या चाहिए, बैंक खाते में पैसा चाहिए। अगर ऐसा कोई महिला कर रही है, ई पेमेंट कर रही है मोर देन 50,000 का, मतलब खाते में पैसे आ रहे हैं, तो उसे फाइनेंशियल असिस्टेंस 1,000 की उसके बैंक खाते में प्रोवाइड की जाएगी। हर एक 50,000 का आपने सामान बेचा है, सामान बेचने के बाद में आपने ई वॉलेट में पैसे लिए यानी सीधे बैंक खाते में पैसे लिए, तो 1,000 रुपए आपको अतिरिक्त मिलेंगे। ठीक है। प्रोत्साहन राशि महिलाओं को दी जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट अवसंरचना विकास, अभी अपन रिको वाले ईयर पढ़ ही चुके हैं वैसे। अब आपको पता है ये मिनी फूड पार्क और ये एग्रो फूड पार्क, इनके लिए भी कृषक कल्याण कोष जो है ना वहां से पैसा आ रहा है। अभी हमने देखा था ना दिसंबर 2019 में बना था, 1,000 करोड़ का फंड है, 75,000 करोड़ इस बार दे दिए गए हैं। ठीक है। कृषक कल्याण कोष, वहां से इसके लिए पैसा आता है। तो प्रत्येक जिले के अंदर मिनी फूड पार्क बनाने की घोषणा कर चुके हैं। उसके बाद में रिको 4 एग्रो फूड पार्क बना रहा है, पढ़ ही रखे हैं ये पहले भी, बोरनाडा, कोटा में, अलवर में और गंगानगर के अंदर। उसके बाद में भारत सरकार मेगा फूड पार्क बना रही है, पहला ये रूपनगढ़ अजमेर, उसके बाद में मथानिया जोधपुर और पलाना बीकानेर के अंदर, ये अपन 4th चैप्टर में भी देख चुके हैं। अब इसके लिए पैसा जो है ना, ये फूड पार्क के लिए पैसा कहां से आ रहा है, कृषक कल्याण कोष, जिसमें 7,500 करोड़ रुपए हैं। अब इसके बाद में चलो ये हो गया अपना, अब अपना एक सेगमेंट और कंप्लीट हो गया। ठीक है। अपन एग्रीकल्चर में अलग अलग स्कीम्स देखते हुए चल रहे हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो आएगा जल संसाधन। क्या आने वाला है, जल संसाधन। जल संसाधन, तो हम लोग जल संसाधन की अब योजनाएं देखेंगे कि एग्रीकल्चर के लिए पानी कितना है, कैसे है, कितना आ रहा है हमें, वो सारी चीजें। ठीक है। जल संसाधन, वाटर रिसोर्स। तो अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 39.36, ये डैश नहीं है, पॉइंट है, 39.36 लाख हेक्टेयर जो एरिया है वहां पे सिंचाई इरिगेशन की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है। 39.36 लाख हेक्टेयर्स के अंदर हमारे पास क्या है, तो सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। अब 2023-24 यानी के अंदर 28,714 हेक्टेयर्स का एक्स्ट्रा एरिया हमने इरिगेशन से जोड़ा है। कुल मिला के जैसे आपको पता है हमारे यहाँ पे INGP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, तो उसको लगातार बढ़ाया भी गया है। उसके कैनाल्स जो हैं, लिफ्ट जो है, अलग अलग लिफ्टें निकाली गई है उसमें, तो मान लो एक आधी लिफ्ट और निकाल दी और वहां तक भी सिंचाई पहुंचा दी, तो 28,714 हेक्टेयर हमने और ऐड किया 2023-24 में। दिसंबर 2022 तक का डेटा है। और 2022-23 के अंदर हमारे यहाँ कौन कौन से नए परियोजनाएं चल रही है, तो 8 मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ठीक है। 8 वृहद परियोजनाएं चल रही है, 5 मध्यम परियोजनाएं चल रही है और 41 लघु सिंचाई परियोजनाएं चल रही है। ठीक है। अब इस तरीके से अभी आप डिटेल में इरिगेशन ज्योग्राफी में पढ़ते हो, इकोनॉमिक सर्वे के डेटा के हिसाब से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है। ये अब नाम आप देख सकते हो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 मेजर हैं, 5 मीडियम प्रोजेक्ट्स हैं और 41 माइनर प्रोजेक्ट्स हैं। अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वृहद मेजर परियोजनाएं हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है पवन या परवन है, ये पवन नहीं होके ये क्या है, परवन है। ठीक है। अब ये पवन की जगह क्या है, परवन। अब परवन बेसिकली झालावाड़ के
निकट जो परवन नदी है उसके ऊपर है। 3 जिले इससे लाभान्वित होंगे, झालावाड़, बारां और कोटा। और ये जो है ये परवन नदी के ऊपर परवन परियोजना है जिससे पानी जाएगा ड्रिंकिंग और इरिगेशन, मुख्य रूप से सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद में दूसरा है धौलपुर लिफ्ट। धौलपुर लिफ्ट जो है ये लिफ्ट इरिगेशन कम ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन प्लस ड्रिंकिंग, ठीक है, पूर्ण लिफ्ट है, सिंचाई प्लस पेयजल दोनों है। और यहां पर 30 मेगावाट का सोलर प्लांट भी लगाया जाएगा। क्या लगाया जा रहा है? 30 मेगावाट का सोलर एनर्जी का प्लांट भी लगाया जा रहा है। ठीक है, धौलपुर लिफ्ट जो है वो बेसिकली माइक्रो इरिगेशन की सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली है। उसके बाद में नर्मदा नहर, तो ये भारत की पहली आप ये कह सकते हो बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसके अंदर स्प्रिंकलर इरिगेशन फव्वारा पद्धति का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है और उसी से सिंचाई की जाएगी। जालौर और बाड़मेर जिले के 2.46 लाख हेक्टेयर एरिया के अंदर, जिसके अंदर 233 गांव है। ठीक है, और इसके तहत अब नवनेरा बैराज, ये नेक्स्ट पॉइंट है वैसे तो, ठीक है, कमांड क्षेत्र स्प्रिंकलर सिंचाई। तो नर्मदा नहर सिंचाई वाला क्या है? तो नर्मदा नहर सिंचाई वाला क्या है? बेसिकली वहां पे स्प्रिंकलर इरिगेशन फव्वारा पद्धति बाड़मेर और जालौर में यूज की गई है और 233 गांव के अंदर है, 2.46 लाख हेक्टेयर। तो ये अलग अलग परियोजनाएं हैं, इकोनॉमिक सर्वे में सीधी सीधी दे रखी है, इससे ज्यादा परियोजनाएं आप राजस्थान ज्योग्राफी में पढ़ लेते हो। उसके बाद में नवनेरा बांध जो है ये भी बनाया जा रहा है, ये ERCP का एक हिस्सा है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ठीक है, ERCP। उसके बाद में काली तीर लिफ्ट। काली तीर लिफ्ट जो है वो पार्वती और रामसागर बांध से धौलपुर जिले में पेयजल की मांग को पूरा करेगा। ठीक है, काली तीर जो है काली तीर जो है ये ड्रिंकिंग वाटर डिमांड को फुलफिल करेगा। किसकी? धौलपुर जिले की। कितने गांव की? 443 गांव और 3 कस्बों की, 3 टाउन्स की। ठीक है, इसको फुलफिल करेगा। उसके बाद में अपर हाई लेवल कैनाल परियोजना। अब बेसिकली जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है मुख्य रूप से, उसके अंदर माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सैंडल बांध, कौन सा बांध है? सैंडल बांध। आदिवासी क्षेत्र के विकास के लिए माही परियोजना के सैंडल बांध में जल उपलब्ध करवाकर माइक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा को उपलब्ध करवाना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सैंडल बांध जो है वहां से पानी लेकर के उपलब्ध करवाना है, यूज करवाना, मतलब अवेलेबल करवाना है, और माइक्रो इरिगेशन टेक्निक से ये आदिवासी क्षेत्रों के अंदर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। अब वैसे तो ये 383 विलेजेस के अंदर सैडल बांध से क्या होगा? तो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उसके बाद में पीपलूखूट हाई लेवल कैनाल परियोजना। अब बेसिकली प्रतापगढ़ जिले के पीपलाखूट के अंदर एक स्प्रिंकलर सिस्टम विकसित किया जा रहा है जिसमें माही डैम और से जाखम डैम की तरफ पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक है, फव्वारा पद्धति से सिंचाई के लिए माही बांध के कुछ जल को जाखम बांध में ट्रांसफर किया जा रहा है, परिवर्तित किया जा रहा है। ठीक है, पीपलूखूट प्रतापगढ़ के अंदर है और इसके लगभग 16 गांव पीपलूखूट तहसील के इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के इरिगेशन 39.36 लाख हेक्टेयर के अंदर हमारे यहाँ पे अवेलेबल है और उसके लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं चलाई जा रही है। बस ये नाम थोड़े से आपको ध्यान होनी चाहिए, कौन सी कहाँ पे। उसके बाद में देखो, ये हमने जो चैप्टर पढ़ा था जिसके अंदर हमने बाह्य सहायता से चलने वाली परियोजनाएं देखी थी, एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स देखे थे, उसको हम फिर से यहाँ पे देखने वाले हैं। तो राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार, जीका की सहायता से, जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, इसकी सहायता से ये चलाया जा रहा है। अब ये 2 चरणों में चलाया जा रहा है। ठीक है, परियोजना 2 चरणों में वित्त पोषित करेगा। अब ये 11 साल की समय अवधि है, कुछ नहीं है, सीधी सी बात है, जो हमारी परियोजनाएं बनी हुई है उनका जीर्णोद्वार करवा रहा है, उनको वापस अच्छा करवा रहा है। अब किसी कैनाल है उसके सीमेंट टूट गई है, लाइनिंग टूट गई है, तो लाइनिंग करवाई जा रही है इस तरीके से कि कैनाल्स का नया रूप दिया जाए उनको, जिससे कि लाइवलीहुड आजीविका में सुधार हो जाए, किसके? किसानों के, क्योंकि उससे वाटर एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब मान लो कोई कैनाल बना हुआ है, वो उसकी लाइनिंग टूट गई है, उसकी 4 दीवारी जो नीचे की जाती है कंक्रीट, वो होता है ना, लिपाई कर रखी है, अब वो टूट गई है। अब टूट गई है तो पानी रिस्क के नीचे जाएगा, पानी की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो उसको बढ़ाने के लिए है। ठीक है, उद्देश्य जो भी हमारी सिंचाई सुविधाएं हैं और उन्हें बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादकता इससे क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। परियोजना ये ध्यान रखना है, 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास और जीर्णोद्वार, ठीक है, रिहेबिलिटेशन एंड रिनोवेशन चल रहा है और ये 11 साल की ड्यूरेशन है।
ठीक है। राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, वाटर यूज की एफिशिएंसी बढ़ेगी, पानी ज्यादा मिलेगा, खेतों को ज्यादा मिलेगा, तो अपने आप कृषि की उत्पादकता बढ़ जाएगी। ठीक है। 27 जिलों के 137 इरिगेशन परियोजनाएं 11 साल के लिए ये चल रही है जिका के द्वारा। अब इसके बाद में हाँ ये देखो 800 करोड़ रुपए राजस्थान के महिला पुरुष की भागीदारी, ये बेसिक बातें इसके अंदर थी। उसके बाद में राजस्थान मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन योजना, राजस्थान वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट इन डेजर्ट एरिया, ये कौन फंड कर रहा है? एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। हम उस टाइम भी पढ़ चुके थे, 7 साल की समय अवधि है, 70% तक का वित्त पोषण इनके द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। अब ये कौन कौन से जिले हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये याद मुझे तो लगता है मुश्किल है, बट फिर भी आप कोशिश करो तो कर सकते हो। ठीक है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर। इतना प्लीज आई डोंट थिंक कि ये याद हो जाए तो अच्छी बात है, बहुत ज्यादा इसमें माथाफोड़ी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने जिले इतनी वैसे ही ये चैप्टर बड़ा है, तो कोशिश कर लेना आप। ठीक है। अब ये जो मरु क्षेत्र है उसमें जो जल है, जल की जो योजनाएं चल रही है उनका पुनरुद्धार कर रहा है। ठीक है। उसके अंदर मरु क्षेत्र में आपको पता है आईजीएनपी, इंदिरा गांधी मेन कैनाल है, उसकी रील लाइनिंग, अभी मैंने बताया जैसे जो सीमेंट है वो टूट गई है तो उसको वापस सीमेंटीकरण किया जा रहा है, वो चीजें। अब 33,312 हेक्टेयर जल भराव वाले क्षेत्र को वाटर लॉगिंग जो हो जाती है उसको, उसके अंदर ये रीलाइनिंग का काम कर रहा है। स्ट्रेंथनिंग वाटर यूजर एसोसिएशन, कुछ नहीं है, जल की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए। ठीक है। बस ये नाम ध्यान रखना, कौन कर रहा है वो ध्यान रखना, कितने साल के लिए, और इंदिरा गांधी इसका मुख्य टारगेट है, उस क्षेत्र के अंदर ये काम कर रहा है प्रीलिम्स के हिसाब से। राजस्थान जल, हाँ अब ये वित्त पोषण 2017 को दे दिया गया था। अब कितना था? उधार लेने वाला भारत गणराज्य, परियोजना राजस्थान सरकार के अंदर चल रही है, राजस्थान सरकार इसको कर रहा है इस तरीके से। अब इसके बाद में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट। अब नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट क्या है? तो कुल मिलाकर के जल संसाधन विभाग, ठीक है, वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री और विश्व बैंक, भारत सरकार से 100% अनुदान पर चल रहा है। अब क्या होता है, देखो मैं आपको बेसिक बताता हूं इसमें कि नेशनल हाइड्रोलॉजी मिशन का उद्देश्य ये है कि हमारे यहाँ जो पानी आ रहा है ना, उसका मैक्सिमम यूज, उसका अधिकतम उपयोग हम कर सके। इंदिरा गांधी नहर के अंदर जितना पानी आ रहा है उसका अधिकतम इस्तेमाल हो, उसका वेस्टेज कम से कम हो, उसके लिए ये मिशन है और पूरे देश में यही काम कर रहा है। ठीक है, कि कम से कम वेस्टेज हो, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, और हमारे धरती के अंदर कितना भूजल अवेलेबल है उसकी बात ये करता है। ठीक है। स्काडा सिस्टम विकसित कर रहा है कि कितना पानी आईजीएनपी में आया है, कितना पानी है, कितना पानी यूज हो रहा है, कितना पानी वेस्ट हो रहा है। ठीक है। अब नोडल विभाग राजस्थान का जल संसाधन विभाग है। राजस्थान 8 वर्ष की समय अवधि है, 2016 से लेकर के सितंबर 2025 तक। ग्राउंड वाटर का मेजरमेंट करना है कि हमारे ग्राउंड के नीचे यानी भूजल कितना उपलब्ध है। उसके बाद में पारदर्शी जल प्रबंधन, ठीक है, ट्रांसपेरेंट वाटर मैनेजमेंट होना चाहिए। स्काडा सिस्टम, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन, स्काडा सिस्टम विकसित किया गया है। अब ये मोस्टली इंस्टॉल किया गया है प्रणाली। ठीक है। राजस्थान के बिसलपुर बांध और जवाई बांध के साथ साथ 7 बांधों और 2 नहरों पर, भाखड़ा नहर प्रणाली और नर्मदा नहर प्रणाली पर। अब ये कैसे विकसित किया गया है या फिर इसके अंदर क्या चीजें की जा रही है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या किया जा रहा है, तो इसके अंदर कितना पानी आ रहा है स्काडा सिस्टम में ये मॉनिटर होता है कि नर्मदा नहर के अंदर गुजरात के तरफ से कितना पानी आया है, हमने हमारे किसानों को वास्तविकता में कितना पानी पहुंचाया है और कितना पानी वेस्ट हो गया। बस इतना ही ध्यान रखना, इससे ज्यादा कोई अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 2016 से 18 के लिए नेशनल हाइड्रोलॉजी मिशन है और राजस्थान के अंदर ग्राउंड वाटर का मेजरमेंट करता है और स्काडा सिस्टम को इंप्लीमेंट करता है। ठीक है। ये देखो अब ये कैसे काम करता है। उद्देश्य, परियोजना के उद्देश्य और घटक, जल संसाधन निगरानी प्रणाली है। ठीक है। सूचना प्रणाली, सूचना देता है। संस्थागत क्षमता वृद्धि कर रहा है। कार्यकलाप और आयोजना प्रणाली, प्लानिंग वगैरह करता है, किस तरीके से पानी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। इसके बाद में जो हमारी नहरें हैं उनके फीडर जो कैनाल्स हैं उनको किस तरीके से रीलाइनिंग करना, उनकी मरम्मत कार्य करवाना। इंदिरा गांधी फीडर और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग। ठीक है। रीलाइनिंग का मतलब है वापस पुताई कराना उसकी। ठीक है। भारत सरकार और पंजाब सरकार के मध्य समझौता हो रखा है। केंद्र राज्य 60-40, सीधा सीधा 60-40। सरहिंद फीडर राजस्थान और पंजाब का शेयर दे रखा है। ठीक है। अब इसका राजस्थान का 45.85% खर्चा है और पंजाब का 54.15
15% है। अब राजस्थान का जो 45 है, इसका 60% कौन वहन करेगा? तो भारत की सरकार करेगी, और इंदिरा गांधी फीडर और सर हिंद जो फीडर है उसको रिनोवेट किया जाएगा। ठीक है, उसका रिनोवेशन का काम करेंगे इस तरीके से। इसके बाद में बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, 2020-21 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। भाई पहले राजस्थान के अंदर, या लगभग राजस्थान के अंदर 212 बड़े बांध। कितने हैं राजस्थान के अंदर? 212 बड़े बांध डैम से बड़े बड़े। ठीक है, अब जो हमारे डैम है उनकी स्थिति बहुत खराब है, उनकी स्थिति कोई बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं। तो केंद्र सरकार ने पूरे देश के अंदर जितने भी बांध हैं, जितने भी डैम्स हैं, उनको किस तरीके से इंप्रूव किया जाए, उनकी क्षमता वर्धन किया जाए, कि जो उनकी जर्जर अवस्था हो रही है उसको ठीक किया जाए। इसलिए सेंट्रल वाटर कमीशन, CWC, सेंट्रल वाटर कमीशन ने बेसिकली प्रयास किया है। विश्व बैंक से ऋण लिया जा रहा है, और इसके तहत राजस्थान के 14 बांध आते हैं। कितने बांध आते हैं? राजस्थान के 14 बांध आते हैं, जिनका विकास किया जाएगा। फर्स्ट फेज के अंदर 7 बांध हैं, और सेकंड फेज में भी 7 बांध है। इस परियोजना में राजस्थान के 18, इस परियोजना में शामिल 18 राज्यों में से राजस्थान प्रथम स्थान पर है। राजस्थान किसमें? प्रथम स्थान पे, 18 राज्यों के अंदर से। और इसके अंदर कुछ नहीं है, बेसिकली आपको जीर्णोद्वार कराना है, उस वापस रिनोवेशन कराना है। किसका? बांधों का रिनोवेशन कराना है। ठीक है, राजस्थान में जीर्णोद्वार कराना है, जल रिसाव को रोकना है, सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करनी है। विश्व बैंक से ऋण समझौता कब हुआ है? तो 4 अगस्त 2021 को हुआ है। बांध सुधारने, कुल मिला क्या करने हैं? बांध सुधारने खुद के। ठीक है, इसके बाद में एक्स, संशोधित पार्वती, मॉडिफाइड पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना, कुल मिला के ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट। ये डिटेल में आप किस में पढ़ते हो? ज्योग्राफी में पढ़ते हो राजस्थान वाली। अपन इसका जो इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक डेटा दे रखा है वो, कि भाई पहले ERCP जो परियोजना थी वो 13 जिलों के अंदर फैली हुई थी, और अब नवीन जो गठित जिले हैं उसके हिसाब से 21 जिलों तक ही फैल जाएगी। ठीक है, पहले ये 13 जिलों में तक थी सीमित, और अब 21 जिलों तक। इसको लेके खूब ही कंट्रोवर्सी चली है पिछली सरकार में, इस सरकार ने आते का हमने समझौता कर दिया, और उस पर भी विवाद चलते रहते हैं। केंद्र की सरकार, राजस्थान की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार के बीच में 28 जनवरी 2024 को इसको लेकर के एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया गया है। 13 जिले इसके से लाभान्वित होने वाले थे। अब नवगठित जो जिले उनका पता ही नहीं है कितने क्या है, मतलब कई बार कमेटियां बन गई ना, ये कमेटी ललित के पवार साहब कमेटी, क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो ये अब इसका टोटल एक्सपेंडिचर है 45,000 करोड़। ठीक है, ये आपने बहुत डिटेल में विजय सियाग सर से पढ़ा है। ठीक है, ERCP पूरी परियोजना। तो मैं आपको बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूं जो देना है। 3 मॉडिफाइड पार्वती कालीसिंध चंबल ERCP परियोजना, जिसको कहते हैं 13 राज्य थे, 21 राज्य अब नए वाले हैं, 45,000 करोड़ बजट है। केंद्र, राज्य और 2 राज्य हैं, राजस्थान है और मध्य प्रदेश है। केंद्र 90, राजस्थान 5%, मध्य प्रदेश 5% की हिस्सेदारी रख रहा है। ठीक है, सेंटर स्टेट का 90:1 का रेशियो, आप 90:10 का रेशियो कह सकते हो हिस्सेदारी के अंदर। अब इसके तहत 5 बैराज और 1 बांध बनाया जाएगा। ठीक है, 5 तो बनाए जाएंगे बैराज, और 1 बनाया जाएगा बांध। बांध तो क्या होता है? जो वाटर को स्टोर करके रखता है, और बैराज जनरली होते हैं जो वाटर को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, बैराज होल्ड करते हैं, बांध स्टोर करता है, बेसिक डिफरेंस यही है। ठीक है, अब अगर इसके अंदर बात करें तो बैराज कौन कौन से बन रहे हैं? तो बैराज तो राठौड़ किसके ऊपर? बनास नदी के ऊपर। स्थान कौन सा है? चौथा बरवाड़ा। उसके बाद में नवनेरा सर्वाधिक भराव क्षेत्र है, ERCP का हिस्सा है, अब मैंने पहले भी देखा था, और कई साल से इकोनॉमिक सर्वे में दिया जा रहा है। कालीसिंध दिगोद कोटा में। ठीक है, उसके बाद में मेज नदी पर, इंद्रगढ़ बूंदी के अंदर। रामगढ़ बैराज किसके ऊपर? कूल नदी के ऊपर, किशनगंज अजमेर में, किशनगंज 12 के अंदर। महलपुर पार्वती नदी पर, मांगरोल 12 के अंदर। अब मांगरोल से मेरे को पॉलिटी में चीजें याद आ जाती है, पॉलिटी में एग्जांपल देता हूँ। राइट टू रिकॉल जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, वो मांगरोल में कभी यूज हुआ था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ERCP परियोजना 5 बैराज, 1 बांध। 1 बांध कौन सा है? डूंगरी बांध, बनास नदी खंडार, सवाई माधोपुर में। ठीक है, डैम कौन सा? डूंगरी। 5 बैराज, राठौड़, नवनेरा, मेज, रामगढ़ और महलपुर। ठीक है, ये 5 बैराज और 1 बांध का काम चल रहा है। इसके बाद में ये देखो संशोधित, ये है। अब इसको लेके खूब प्रचार किया गया कि भाई हमने ERCP को लॉन्च, मतलब सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन करने जा रहे हैं। उसके बाद में 3 चीजें,
रिपेयर रिनोवेशन रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, RRR मूवी नहीं है ये, रिपेयर करना, रिनोवेट करना और रिस्टोरेशन, वापस उसको वैसा का वैसा बनाना। जनवरी 2005 में इसकी शुरुआत की गई है। 2017-18 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका थीम है हर खेत को पानी, उसमें इसको शामिल कर दिया गया है। केंद्र राज्य का 60-40 रेशियो है, यानी कि जो भी हमारे इरिगेशन की परियोजनाएं हैं उनको हमें रिपेयर करना है, उन्हें हमें रिस्टोर करना है और उसका हमें रिनोवेशन करना है। ठीक है, अब इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत शामिल किया गया है। अब 37 परियोजनाएं वर्तमान में राज्य की ऐसी हैं जो इसके तहत जिनका रिनोवेशन करवाया जा रहा है। अब 37 कौन सी है याद करने की कोशिश भी नहीं करनी है और उसको याद करना संभव भी नहीं। 37 परियोजनाएं, राजस्थान ज्योग्राफी में सर कितनी कराएं उतनी कर लेना। अब ये INGP, ये तो मैं क्या ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, आप राजस्थान ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ते हो, कुछ नहीं है। ये लाइफ लाइन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान है, 16.17 लाख हेक्टेयर के एरिया के अंदर फैली हुई है और पश्चिमी रेगिस्तान की ये क्या है, लाइफ लाइन है साहब। ठीक है, ये और ये ERCP। अब ERCP में कुल मिला के जो चंबल की सहायक नदियां हैं, सहायक नदी बेसिन्स है, कुन्नू, कूल, पार्वती, काली सिंध, मेज, इनमें जो एक्स्ट्रा वाटर अवेलेबल है उस अधिशेष जल को बनास, मोरेल, बाणगंगा, पार्वती, काली सिंध, गंभीर इत्यादि नदी जल बेसिन में भेजा जाएगा। ठीक है, मॉनसून ट्रांसफर किया जाएगा सरप्लस वाटर इन 5 नदियों का अन्य नदियों के अंदर। ठीक है, अब हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। इनके लिए हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन, यानी कि हाइड्रोलॉजिकल सिमुलेशन वर्क से आप ऐसे समझ सकते हो कि हाइड्रोलॉजी बेसिकली जो स्टडी होती है किसकी, पानी जो कि फ्लो करके आ रहा है उसकी। ठीक है, अपने इतने टेक्निकल शब्दों में जाने की जरूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के ERCP प्रोजेक्ट आप ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ते हो, इसमें बेसिक पढ़ लेना क्योंकि ओवरलैपिंग टॉपिक है। ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये देखो, केंद्र सरकार की मध्यस्थता से साकार हुई ERCP, MOU हस्ताक्षर हो गए। 2.80 लाख हेक्टेयर को सिंचित जल मिलेगा। परियोजना से राज्य की लगभग 40% आबादी को क्या होगा, पानी उपलब्ध होगा, पेयजल उपलब्ध होगा। ठीक है, तो ये यहां तक हमारे जल संसाधन कंप्लीट हो गए। अब हमारा भूजल है, ग्राउंड वाटर, तो हम ग्राउंड वाटर अब शुरू करने वाले हैं। अब हम क्या शुरू करेंगे, ग्राउंड वाटर, भूजल। एक काम करते हैं, ये भूजल संसाधन हम अगली क्लास में कर लेते हैं। आज के लिए वैसे ही मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा हो गया है, आपकी यूं अति हो जाएगी, तो भूजल संसाधन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।